नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस के संदर्भ में जलवायु पत्रिका की तरफ से एक संवाद आपसे। आइए एक एक बूंद बचाएं जल की। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या अब 135 करोड़ हो गई है। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में एक बड़ा फासला नजर आ रहा है। प्राचीन भारत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध और आधुनिक संसाधनों से मुक्त था। वहीं आधुनिक भारत प्राकृतिक साधनों से मुक्त और आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण है। विकास की चकाचौंध और विज्ञान जनित उद्योगों, हथियारों, विस्फोटकों ने मनुष्य को इतना सुविधा संपन्न बना दिया कि वह घरों में संगमरमर के फर्शों पर बैठकर वातानुकूलित सुविधा कूलरों की ठंडी ठंडी हवा लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। भारत गांवों का देश है और इंडिया शहरों का देश है। भारत आम जनमानस का देश है। इंडिया उद्योगपतियों, राजनेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, विद्वानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रोफेसरों का देश है। क्योंकि इंडिया में लोग बगैर वातानुकूलित कमरों, कूलरों, रेफ्रिजरेटरों, चमचमाते महलों, पानी बंद बोतलों के बगैर जिंदा नहीं रह पाते। यह बंटवारा अंग्रेजों की देन रही है, जो जाते जाते भारतीय जनमानस को कई हिस्सों में बांटते गए। भाषा और धर्म के नाम पर बंटवारा तो कर ही दिया था, शहरी और ग्रामीण इलाकों को भी बांट दिया। एक समय ऐसा था जब इस देश के प्रत्येक गांव में 3 या 4 तालाब और हर दूसरे या तीसरे घर में कुएं हुआ करते थे। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन वर्तमान के आधुनिक संसाधनों से कहीं ज़्यादा समृद्ध थे। तालाब और कुओं का पानी इतना स्वच्छ और ठंडा होता था कि लोग अपना गला तर कर लेते थे। घरों में रहने वाले पशु पक्षी भी तालाब का पानी पीते थे और रोग मुक्त रहते थे। वर्षा ऋतु में पूरे गांव का पानी तालाब या कुओं में जाकर इकट्ठा होता था और पूरा गांव प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध रहता था। वर्तमान में जल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रामीण व्यक्तियों में शहरों की तरफ पलायन की भावना पनप गई। सच यही है कि जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा होगी, वहां विकास की अंधाधुंध दौड़ संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत लोगों को तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक स्वच्छ जल, वायु और स्वच्छ अन्न की कमी महसूस न होने लगे। जब ग्रामीणों का पलायन शहरों की तरफ होने लगा, जब हर ग्रामीण यह सोचने लगा कि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शहरों की तरफ रुख करना पड़ेगा, तब से धीरे धीरे प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के घरों से 1 या 2 सदस्य शहरों में स्थापित होते गए, जो कहीं उद्योग धंधों में, कहीं कल कारखानों में कार्य करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग गांवों में रहकर खेती का कार्य करते थे, उन्हें जब पैसे मिलने लगे तो उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। लोगों ने धीरे धीरे परंपरागत खेती, परंपरागत जल स्रोतों तथा वृक्षों की देखभाल करना बंद कर दिया और ये सभी परंपरागत स्रोत खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। विकास की ऐसी दौड़ चली कि प्रत्येक घरों में पानी के लिए हैंडपंप लग गए। एक कहावत है न कि जब मनुष्य को बेकार करना हो, उसके मस्तिष्क और शरीर को निष्क्रिय करना हो, तो उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो। यही हमारी आधुनिक व्यवस्था ने किया। लोगों ने हैंडपंप तो लगवा लिया और धीरे धीरे इससे आगे बढ़कर लोग जेट पंप और सबमर्सिबल पंप तक आ गए। आज लोगों ने धरती की छाती को फाड़कर 200 फुट गहराई से पानी निकालना शुरू कर दिया है। इसके बदले में पहले से जो कुआं और तालाब था, उसे लोगों ने पाटना शुरू कर दिया। जो जानवर जाकर तालाबों में पानी पीते थे, अब उसे हैंडपंप का पानी पिलाया जाने लगा। चलिए मान लेते हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन वह कैसा विकास जो मनुष्य को जड़ों से ही काट दे। गांव के तालाब अब पानी इकट्ठा करने के लिए नहीं रह गए। ग्रामीणों ने उस पर अपने अपने ढंग से कब्जा जमाने का प्रयास शुरू कर दिया। यह देखा जाने लगा कि तालाब किसकी ज़मीन का हिस्सा है, जिसके फलस्वरूप जंग की शुरुआत हुई
और धीरे धीरे आपसी वर्चस्व की वजह से तालाब जैसा प्राकृतिक संसाधन भी खत्म होने लगा। अब वर्तमान भारत और प्राचीन भारत की तुलना करें तो यह सवाल खड़ा होता है कि कौन सा भारत धन धान्य से पूर्ण था। तो निस्संदेह यही कहा जाएगा कि प्राचीन भारत की संपदा का ही उपयोग करके आधुनिक भारत बना है। प्राचीन भारत की ही देन है कि मनुष्य को अभी भी स्वच्छ जल मिल रहा है। इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि, विद्वान, शासक, राजा, प्रजा अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, क्योंकि तब भारतीय रिजर्व बैंक नहीं था जहां नोटों की गड्डियों को देखकर लोग लूटने लगते। तब पैसे की ओर इतना ध्यान नहीं था लोगों का, प्राकृतिक संसाधन का ही वे उपयोग करते थे। शोचनीय मुद्दा यह है कि मनुष्य की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, कम होते प्राकृतिक संसाधन किस तरफ ले जाएंगे इस सृष्टि को। एक रिपोर्ट के अनुसार यह पृथ्वी सिर्फ 50 करोड़ व्यक्तियों के लिए बनी है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या लगभग 7 अरब पहुंचने वाली है। यानी यह कह सकते हैं कि इस तरह की 14 पृथ्वी की जरूरत है, तब जाकर प्रत्येक मनुष्य को सभी प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। पृथ्वी का 70% भाग पानी से ढका हुआ है। हालांकि इसमें पेयजल की मात्रा बहुत कम है, फिर भी इतना पानी मौजूद है कि लोग जीवित रह सकते हैं। मेडिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति 3 मिनट बिना वायु के, 3 दिन बिना पानी के और 3 सप्ताह बिना भोजन के रह सकता है। अब बताइए कि आने वाले दिनों में कितनी मौतें होंगी इस देश में स्वच्छ जल की अनुपलब्धता की वजह से। आज से 10 वर्ष के बाद आने वाली पीढ़ियां या तो अस्तित्व में आने से पहले ही खत्म होने लगेंगी, या तो जन्म लेने के कुछ ही दिनों के बाद ही उन्हें जल और वायु नसीब नहीं होगी। और जब तक इस देश का नागरिक जागेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए देशवासियों के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा करनी होगी। अब भारत में जल की स्थितियों पर एक नज़र दौड़ाएं तो यह पता चलता है कि आज़ादी के समय 232 गांव संकटग्रस्त थे। आज 2 लाख से ज़्यादा यानी हर तीसरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा है। देश के 20% भूजल भंडारों पर चेतावनी है। 1995 से लेकर 2011 तक में 300 से ज़्यादा जिलों में भूजल के स्तर में 4 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, हिमालय, चेरापूंजी में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। उत्तर प्रदेश के 820 ब्लॉकों में से 461 ब्लॉकों में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पानी की जबरदस्त किल्लत है। भारत में बारिश की स्थितियों पर नज़र डालें तो यह आंकड़ा मिलता है कि देश में कुल बारिश 1170 मिलीमीटर होती है। सिर्फ 3 महीनों में देश के 80% हिस्सों में इस बारिश का 80% गिरता है। बरसात के मौसम में पूरी बारिश 200 घंटे होती है और इसका आधा हिस्सा 20 से 30 घंटों में होता है। हम इस बारिश का 50% पानी भी अगर संरक्षित कर लें तो इस देश में पेयजल की समस्या दूर हो सकती है। आइए अब हम जल की चिंता की बजाय जल संरक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना शुरू करें। इस देश में 15 जून से मानसून दस्तक देता है, इसलिए जून के प्रथम सप्ताह से जल संरक्षण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जल संरक्षण के लिए हमें शहरों, गांवों में एक विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत है। सरकारी स्तर पर गोष्ठी, कार्यशाला, शिविर पर्चों के द्वारा लोगों को जानकारी देनी होगी जल संरक्षण की तकनीकों का। स्वयंसेवी संस्थाएं जो पर्यावरण एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। शासन से अपनी नीतियों में बदलाव लाकर जल निगम, भूगर्भ जल विभाग को यह आदेश दे कि उनके कर्मचारी, अधिकारी गांव, शहरों में भ्रमण करके बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। वर्तमान समय में मुख्य समस्या यह है कि ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों में जो धन का लालच बरकरार है वह इन कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करता। इसलिए शासन को प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों को आश्वासन दिया जाए कि यदि वे व्यक्तिगत स्तर पर अपने घरों में या अपने खेतों में जल संरक्षण करने की विधि अपना रहे हैं तो उन्हें मानदेय दिया जाए, तथा कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो ईमानदार हों, कार्य के प्रति समर्पित हों, जल निगम और भूगर्भ जल विभाग की तरह सिर्फ कागजी कार्यवाही में विश्वास न करते हों
उन्हें जल संरक्षण के उपायों को गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर बताएं तथा इसका पालन करवाएं। उन्हें यह भी जिम्मेदारी दी जाए कि जिन घरों में बेकार पानी बहाया जा रहा है, गाड़ी धुलने व लान धुलने में, फर्श धुलने में, उनके ऊपर कार्यवाही करें या उन्हें यह समझाएं कि इस देश में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। क्योंकि जल की बचत हम कड़ा कानून बना कर देने पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन वे सिर्फ कानून की किताबों में ही रह जाते हैं। इसलिए पानी का संग्रहण करने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। प्रत्येक घरों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए व्यवस्था की जाए। प्रत्येक विद्यालयों में, कॉलेजों में प्रदर्शनी, संवाद प्रतियोगिता के माध्यम से जल के महत्व को बताया जाए। बच्चों को घरों में होने वाले दोहन के प्रति सचेत किया जाए और जल को बचाने एवं संग्रहण करने पर उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए। ब्लॉकों, तहसीलों, गांवों में विशेष कार्यशाला के तहत जल संरक्षण की विधियों को बताया जाए। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को भी यह जिम्मेदारी दी जाए कि वह अपने क्षेत्र में वोट मांगने के बजाय क्षेत्र की जनता को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक करें एवं जनप्रतिनिधि अपने निधि से इन कार्यों के लिए दान करें। इससे ग्रामीणों एवं क्षेत्र की जनता में एक अच्छी भावना का विकास होगा। व्यक्तिगत स्तर पर भी जल संरक्षण का प्रयास किया जा सकता है। जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके पास जमीन हो, वे अपनी जमीन में ही गड्ढे का निर्माण करवाएं। शासन को भी यह प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे ग्रामीणों को व्यक्तिगत जमीनों में तालाब खुदवाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि तालाब जल संरक्षण करता है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि कई सौ व्यक्तियों, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। आने वाले भविष्य की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए, प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति यदि तैयार हो जाए तो यह संभव है कि हम आने वाले भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। जल संरक्षण के नाम पर बने विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। उनके कार्यों का भी निरीक्षण करना होगा आम व्यक्तियों को। ऐसे समय में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे भी एक नियमित स्तंभ जल संरक्षण पर देते रहें तथा जल संरक्षण हेतु किए जा रहे उपायों एवं जागरूकता कार्यक्रमों को अपने अखबारों, चैनलों में प्रमुखता से स्थान दें। विद्वानों, साहित्यकारों को भी अपनी रचनाओं में जल संरक्षण एवं पर्यावरण से जुड़े लेखों एवं कार्यक्रमों में भाग लेकर इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। दुख इस बात का है कि सभी पत्र पत्रिकाओं में भ्रष्टाचार, राजनीति पर समाचार छपते हैं, लेकिन जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण पर और आम आदमी की जरूरतों को ताक पर रख देते हैं। बहरहाल एक उम्मीद हम करते हैं कि आइए हम सब मिलकर जहां गिरे बूंद उसे थाम लें, या आइए एक एक बूंद बचाएं, तभी बचेगा धरती पर जीवन। धन्यवाद।